एट बजाज म्यूचुअल फंड आप क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं एंड व्हाट इज योर व्यू ऑन स्मॉल कैप कैटेगरी? और एक और सवाल, सॉरी मैं आपको बहुत आज पूछ रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि एक जो बायस होता है ब्रांड, आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर ब्रांड देख के ही निवेश करता है या कोई और चीज़ भी होती है जब वो डिसीजन लेता है? सो आई अगेन रिपीट द क्वेश्चंस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे लिए। बजाज म्यूचुअल फंड में आप क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हो जो हमारे निवेशकों को ज़रूर एक बार देखना चाहिए ऑन एजुकेशन, ऑन वेरियस अदर पैरामीटर्स, और स्मॉल कैप के लिए आपका क्या व्यू है? बिल्कुल। तो बजाज म्यूचुअल फंड में हमने देखा कि हमारे देश में, राइट, जैसे मैंने कहा, वी आर अ कंट्री ऑफ सेवर्स बट नॉट येट अ कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स, राइट। तो ये दिखता है कि फॉर एग्जांपल हमारे सेविंग्स अकाउंट्स में, राइट, आज के दिन में आप देखेंगे करीब हमारे सेविंग्स अकाउंट में आप करीब 2.5 से 3% का एनुअल रिटर्न आता है। और ये करीब टैक्सेशन भी उसका पूरा इम्पैक्ट आता है उस पर। तो ये एक्चुअली इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है आज के दिन में। तो हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जहाँ पे हम निवेशकों को उनके कंसेंट के साथ ये एनालाइज कर सकते हैं कि उनके बैंक में वो कितना सरप्लस पैसा रख रहे हैं वाह, अपने सेविंग्स अकाउंट में। बहुत बढ़िया। और ये पैसा अगर उन्होंने ओवरनाइट या लिक्विड फंड में अगर डिप्लॉय किया होता तो उनको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल जाता। अच्छा। right? और इसका मैथ बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। अगर आप 1 लाख रुपया रख रहे हैं अपने सेविंग्स अकाउंट में सरप्लस, आप हर दिन करीब 10 रुपए गंवा रहे हैं, हर दिन। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आप कितने समय तक आप ये रख रहे हैं, आप कितना पैसा हर दिन गंवा रहे हैं इस पे। और इसको हमने बहुत ही आसान तरीका दिया है टू इन्वेस्ट इन ओवरनाइट या लिक्विड फंड्स, जो बाय द वे हमारे देश के सबसे इंटेलिजेंट फाइनेंस प्रोफेशनल्स जो सीएफओज हैं, वो अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट में नहीं रखते अपनी कंपनी का पैसा। वो तो यूटिलाइज करते हैं ओवरनाइट, लिक्विड फंड्स, ऐसे सारे प्रोडक्ट्स। तो यही प्रोडक्ट्स हमारे रिटेल निवेशकों के पास भी अवेलेबल है। तो क्यों ना उसका इस्तेमाल करें। अगर आप पूरे देश में देखेंगे, आज के दिन में करीब 20 लाख करोड़ पड़ा हुआ है इन सेविंग्स अकाउंट्स। 20 लाख करोड़। एनुअली भारत करीब 80,000 करोड़ का लॉस ले रहा है इस पे, इन टर्म्स ऑफ लॉस्ट इंटरेस्ट। 80,000 करोड़ का मतलब ऑलमोस्ट $10 बिलियन। ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू है जो हमारे हिसाब से वी हैव टू सॉल्व फॉर दिस इश्यू। तो इसलिए वी लॉन्च समथिंग कॉल्ड सेविंग्स प्लस, जो निवेशकों को इट इज़ अ बेनिफिट, और इसका वो पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। आई थिंक इसमें द अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू मेक बेटर रिटर्न्स, प्लस इसमें रिडेम्पशन भी आपको इंस्टा रिडेम्पशन तक मिलता है। 50,000 तक आप इन अ फ्यू सेकेंड्स यू कैन विड्रॉ, और 90% ऑफ योर कॉर्पस। बाकी अगर किसी को उससे ज़्यादा चाहिए रहता है, वो अगले दिन तक पैसा उनके अकाउंट में आ जाता है। तो ये एक बहुत ही आई वुड से सरल और सुविधाजनक ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हर एक निवेशक को देखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इनका कॉन्सेप्ट भी आपने जो समझाया है, सारे निवेशकों को इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट विच यू हैव डिस्कस्ड। और मैं लिक्विड फंड से सीधा आपको स्मॉल कैप पे कैसे लेके जाऊं, सो आई चेंज माय क्वेश्चन अ बिट। काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि डेट फंड में, म्यूचुअल फंड में क्यों लगाना चाहिए, इट्स बेटर वी इन्वेस्ट इन एफडी, और म्यूचुअल फंड सिर्फ एसआईपी है और इक्विटी है। तो मैं स्मॉल कैप का क्वेश्चन पार्क करती हूँ, लेकिन थोड़ा डेट पे भी आपका एडवाइस मुझे लगेगा। अगर आप देखेंगे इंडिया में डेट का काफ़ी प्रचलन है आज के दिन में। अच्छा। सपोज आप देखेंगे एफडीज अब वो सब तो है। 150 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी वहाँ पे। अगर आप ईपीएफ में देखेंगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स देखेंगे, ये सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे रिटेल निवेशक डेट म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते आज। वो समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। इनफैक्ट जब म्यूचुअल फंड सही है स्लोगन भी आया, लोगों के मन में लगता है कि इक्विटी सही है, राइट। लेकिन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली, जैसे मैंने कहा, चाहे वो शॉर्टर एंड ऑफ द कर्व में हो, जैसे ओवरनाइट, लिक्विड, मनी मार्केट, ये एक्चुअली आपको अपने सेविंग्स अकाउंट से दे गिव बेटर रिटर्न्स। अभी आप देखेंगे सपोज एफडी, लोग टिपिकली 1 से 3 साल के ड्यूरेशन में वो पैसा रखते हैं एफडी में। लेकिन एफडी में जब आपने पैसा डाला है, यू एक्चुअली फिक्स योर रिटर्न, राइट। लेकिन
अपना फिक्स्ड इनकम मार्केट है जहाँ पे वॉलेटिलिटी भी होती रहती है, इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं, कभी बढ़ोतरी होती है, तो वहाँ पे भी एक्टिव मैनेजमेंट का फ़ायदा मिल सकता है लोगों को। हम्म, और यहाँ पे हम हमेशा लोगों को कहते हैं कि सिर्फ टैक्स का बेनिफिट ना ढूंढें, एक्टिव मैनेजमेंट का भी बेनिफिट मिल सकता है म्यूचुअल फंड के दौरान। और अगर म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे, डेट म्यूचुअल फंड्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को दे वांट सर्टेनिटी हम्म, कि आई डू नॉट वांट लॉस ऑफ कैपिटल, मेरे कैपिटल की घटोतरी नहीं होनी चाहिए, जो इक्विटी में हो सकता है ज़रूरी, फिक्स्ड इनकम में उसका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो हमेशा लोगों को ये अप्रोच रखना चाहिए कि थोड़ा सा पैसा उनका डेट में भी रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि लोगों को हम एसेट एलोकेशन जब हम बात करते हैं, हम्म, तब उनको अच्छी तरीके से उनको समझाना चाहिए कि एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि आपके करीब, जैसे आप समझ सकते हैं, 3 अलग-अलग बकेट्स होने चाहिए। पहला बकेट होना चाहिए जो आपको अगले 3 से 6 महीने तक आपके पैसे की ज़रूरत हो सकती है। अल्ट्रा शॉर्ट। अल्ट्रा शॉर्ट, ये लिक्विड या मनी मार्केट फंड्स जी। में आप पैसा रख सकते हैं, ये इसमें इट शुड बी प्योरली डिफेंसिव। हम्म, दूसरा है, सपोज आपको पैसे चाहिए होंगे इन द नेक्स्ट 1 to 3 years, जी। आपके कोई गोल्स हैं विच आर वेरी नियर, आपके बच्चे कॉलेज जा रहे हैं या आपका कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ये दी शुड बी पार्ट इन लॉन्गर टर्म डेट फंड्स। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आपको कैपिटल पे यू डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क। वही पैसा जो आपको अगले 3 साल तक नहीं चाहिए, इसी को आपको देखना चाहिए इक्विटी फंड्स में। हम्म, लोग अक्सर कैसे करते हैं कि शॉर्टर टर्म के पैसे को भी वो इक्विटी में डालते हैं, वहाँ पे इज अननेसेसरी रिस्क। हम्म। इक्विटी हमेशा लॉन्गर टर्म ओरिएंटेशन के साथ आनी चाहिए। वाह, आपने कितना बढ़िया बायस एक और समझा दिया कि भाई सबको फिक्स्ड रिटर्न और प्रिंसिपल डूबना नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा साइकोलॉजी है और वो हम डेट से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को ये ज़रूर ध्यान में रखना है अपना रिस्क टेकिंग एपिटाइट एक अच्छे सलाहकार से बात करके ही एसेट एलोकेशन को फॉलो करते हुए गणेश जी आपको एडवाइस दे रहे हैं कि ये सारी चीज़ें करिएगा। तो एक कुछ हाइब्रिड फंड भी होता है सर, हमने सुना है कि कभी कभी ऐसे होता है कि लोगों को इक्विटी करना ही नहीं होता है, ये भी एक प्रकार के निवेशक होते हैं। तो ये हाइब्रिड फंड क्या होता है सर? तो हाइब्रिड फंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है म्यूचुअल फंड के अंदर, जहाँ पे आप इक्विटी या डेट दोनों अच्छा। में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा। और यहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कितना इक्विटी में होना चाहिए या कितना डेट में होना चाहिए। जैसे कि बैलेंस एडवांटेज फंड एक कैटेगरी है। सपोज फंड मैनेजर को लगता है कि इक्विटी बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया है, तो वो थोड़ा वहाँ से कम कर लेते हैं इक्विटी एक्सपोजर और ज़्यादा डेट मार्केट में डाल देते हैं। और सपोज इक्विटी मार्केट काफ़ी गिर गया है, अभी काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो बढ़ा देते हैं फिर इक्विटी एलोकेशन, ताकि आपका रिटर्न इज मोर स्टेबल एंड स्मूथ। अच्छा। आपकी इक्विटी जो वॉलेटिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आपके फंड में डेट आ जाता है। अच्छा। इसमें एक दूसरा बड़ा बेनिफिट जो मिलता है वो है टैक्सेशन एडवांटेज। अच्छा। क्योंकि सपोज आपने एक इक्विटी फंड और एक डेट फंड, आपने दोनों ऐसे रखे, सपोज आपको ये करना होता कि आप अभी इक्विटी फंड से कम करके फिर डेट फंड में आप इंक्रीज कर रहे हैं, आपका कैपिटल गेन्स टैक्सेशन आ जाता है। लेकिन जब आप बैलेंस एडवांटेज फंड का इस्तेमाल करते हैं, तब टैक्सेशन विद इन द फंड वो नहीं रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा टैक्सेशन बेनिफिट आ जाता है निवेशकों के हाथ में थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट। सो बहुत ही बढ़िया है। हाइब्रिड फंड जो है उसमें आपको टैक्सेशन का बढ़िया बेनिफिट मिल रहा है, सो प्लीज मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हैं, इक्विटी पे आते हैं। और काफ़ी लोगों का ये मानना है कि लार्ज कैप तो ठीक है, हम 8-10 सेक्टर में 2-2 परफॉर्मिंग स्कीम्स ले ले तो हो गया, हमें उसमें म्यूचुअल फंड के पास जाने की क्या ज़रूरत है। हालांकि इतना इजी नहीं है, क्योंकि कौन से टाइम को आप एंटर कर रहे हो, कौन से टाइम को आपको एग्जिट करना है, दैट नोबडी नोज बेटर देन फंड मैनेजर। पर अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में सोच के अगर ये सवाल आपको मैं रखूं, तो मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारी जो स्कीम्स हैं या सेक्टर्स है, उसके बारे में आप हमारे निवेशकों को क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, मैं कहूँगा कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपको लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जी। क्योंकि यहाँ पे दीज आर ग्रोइंग कंपनीज, ग्रोइंग सेक्टर्स, और अक्सर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज हायर देयर। लेकिन ग्रोथ के साथ आता है थोड़ा वॉलिटिलिटी भी, right? अक्सर स्मॉल कैप में लोग सोचते हैं कि हाँ, जो मैं स्मॉल कैप खरीदूंगा वो जाके आगे बन के मिड कैप, फिर जाके लार्ज कैप बनेगा।
लेकिन अगर आप डेटा देखेंगे, स्मॉल कैप से जाके जो लार्ज कैप बनते हैं, राइट, वो एक प्रोपोर्शन रहता है, लेकिन जो स्मॉल कैप से माइक्रो कैप बन जाते हैं वो उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है। ओ रियली? तो रिस्क आपका भी काफ़ी बढ़ जाता है स्मॉल कैप। ये तो बहुत ही बड़ा इंसाइट है। हाँ, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से ओ। स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जी। उसका ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, प्रमोटर क्वालिटी क्या है, उसकी गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स क्या हैं। हम्म। तो ये आपका जो ड्यू डिलिजेंस जो आपको करना पड़ता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जैसे जैसे आप स्मॉलर स्मॉलर कंपनीज के पास आप जाते रहते हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि मिड कैप और डेफिनेटली स्मॉल कैप में फंड का प्रयोग करके इट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि फिर फंड मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो देखें कि कौन से कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप वेरी एक्साइटिंग कैटेगरी, काफ़ी अच्छे अच्छे सेक्टर्स भी मिलते हैं, काफ़ी सेक्टर्स के लीडर्स भी मिलेंगे आपको, लेकिन रिस्क भी काफ़ी है, तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान के साथ निवेश करना चाहिए। मैं बजाज म्यूचुअल फंड के एक सवाल उनकी ओर से मैं पूछना चाहूँगी कि आपका प्रोसेसेस क्या है? आपके फंड मैनेजर टीम क्या सोचते हैं स्मॉल कैप के बारे में, मिड कैप के बारे में? फ्यूचर में क्या लग रहा है आपको कि व्हाट विल बी योर फंड हाउस फ्लैगशिप कंपनी, ताकि निवेशकों को अगर निवेश करना है तो वो आगे बढ़ सके? हमारी तरफ से वी आर वेरी पॉजिटिव, वेरी बुलिश ऑन द स्मॉल कैप स्पेस एंड इवन ऑन मिड कैप। इनफैक्ट हमारे फंड्स में आप देखेंगे कि वी आर ओवर एलोकेटिंग टू मिड कैप एंड द स्मॉल कैप स्पेस। लेकिन यहाँ पे हम, जैसे मैंने कहा, ध्यान के साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक वी हैव अ फोरेंसिक एनालिस्ट हमारे स्मॉल कैप एरिया में, जो देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंपनी, क्वालिटी ऑफ द कंपनी, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रमोटर के रिलेशनशिप्स कैसे हैं, बैंकिंग रिलेशनशिप्स कैसे हैं, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स कैसी हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ऑडिट स्टैंडर्ड्स, ये सब हम काफ़ी छानबीन के देखते हैं कि आर दीज गुड क्वालिटी कंपनीज। क्योंकि हमने देखा है कि जब कंपनी की क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छी हो, कंपनी की गवर्नेंस स्टैंडर्ड अच्छे हो, वो कंपनीज काफ़ी सर्वाइव करती हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म वो सर्वाइव करते हैं। इसीलिए उनको वैल्यूएशन भी अच्छे मिलते हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग्स काफ़ी सालों तक चलेंगी। इसीलिए उनके मल्टीपल्स भी आपको आप देखेंगे थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो ऐसी कंपनियों को लाना हमारे पोर्टफोलियो में जो अपने सेक्टर्स में लीडर्स हों और उनके गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स अच्छे हों, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी हो, दे कैन बिकम फ्यूचर लीडर्स। तो ऐसा हमारा स्टाइल रहता है कि वी लुक फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज। क्या बात है! वी आर डिस्कसिंग almost all the categories which is offered by mutual fund, investor psychology, asset allocation, SIP, top up. वाह, क्या मजा आ रहा है। एक सवाल तो और बनता है गणेश जी, what is active fund and passive fund? देखिए, पैसिव फंड का कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज एक इंडेक्स है, आप देख सकते हैं निफ्टी 50 या निफ्टी 100 या मिड कैप इंडेक्स हो या स्मॉल कैप इंडेक्स हो। पैसिव फंड सिंपली वो इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। अच्छा। जैसे जैसे वो इंडेक्स में कुछ कंपनियां होंगी, उनके वेटेजेस होंगे, पैसिव फंड आपको एग्जैक्टली वही देगा। एक्टिव फंड ऐसा करता है कि वो देखता है, फंड मैनेजर वहां पे देखते हैं कि कहाँ पे हमें ओवर एलोकेट करना चाहिए या अंडर एलोकेट करना चाहिए, या इंडेक्स के अलावा कोई और स्टॉक भी है उनको लाना है तो वो ला सकते हैं। तो एक्टिव फंड में फंड मैनेजर एक एक्टिव कॉल लेते हैं कि हमारी कंपनी, हमारे पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर कितना होना चाहिए। नाउ सवाल हमेशा लोगों के मन में रहता है कि एक्टिव फंड भी है, पैसिव फंड भी है, कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा। मैं कहूँगा कि दोनों के उद्देश्य थोड़े अलग होते हैं। काफ़ी सारे निवेशकों के लिए पैसिव फंड शायद ठीक रहे, क्योंकि उनको डिसाइड नहीं करना है कि कौन से फंड मैनेजर, कौन सा एक्टिव फंड उनको निवेश करना है। तो पैसिव फंड उनके लिए सही है कि आप उसमें इन्वेस्ट करें, एटलीस्ट आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस इन द मार्केट बढ़ जाता है, तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं जो विच कैन डू बेटर दैन द पैसिव। क्योंकि इंडेक्स क्या क्या नहीं कर सकता है, अगर आप एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो विच प्लेज ऑन द एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव फंड मैनेजमेंट, तब आपका अल्फा जनरेशन का चांस रहता है। तो यहाँ पे आपको ढूंढना चाहिए कि कौन से ऐसे फंड्स हैं जिनका हाई एक्टिव शेयर हो, जिनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा हो अगेंस्ट देयर अंडरलाइंग इंडेक्स, और जहाँ पे फ्यूचर भी उनका प्रॉस्पेक्ट अच्छा है।
ऐसे फंड्स लोगों को ढूंढ लेना चाहिए। सर एक सवाल तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के फ्यूचर पे मैं ज़रूर पूछूंगी, यू आर द लीडर। आपको क्या लग रहा है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स को क्या आगे जाके प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा क्या बढ़ने वाले हैं और इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी, और आपके बजाज म्यूचुअल फंड के प्लान्स क्या है इन अनदर 3 to 5 years? तो मैं कहूँगा कि एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है इट इज़ पॉइज्ड फॉर वेरी रैपिड ग्रोथ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए, लोग देखते हैं कि हाँ इंडस्ट्री अभी करीब 80 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई है, लेकिन इस इंडस्ट्री में ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी बहुत आगे हैं, राइट? जैसा मैंने कहा कि आज के दिन में सिर्फ 5.5 करोड़ निवेशक हैं इस इंडस्ट्री में। हमारा व्यू है कि अगले 5 साल में ये करीब 10 से 12 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है। तो हर साल करीब 1 करोड़ नए निवेशक आने वाले हैं इस बाजार में। दूसरा है कि इक्विटी मार्केट खुद आपको करीब 10 से 12% का रिटर्न दे रही है, तो वो भी एक ग्रोथ है जी। और तीसरा जो हम देखेंगे कि SIP बुक जो बन गई है आज के दिन में करीब 28,000 करोड़ के आसपास हर महीने की SIP बुक आ रही है मार्केट में। yes. ये भी अगर आप देखेंगे इसका भी बढ़ोतरी होती रहेगी। ये भी मार्केट को एक और 8 से 10% का ग्रोथ दे रही है। तो ये तीनों फैक्टर जब आप लेके आते हैं एक साथ, मार्केट करीब 30% के आसपास वॉल्यूम का ग्रोथ हो रहा है इसमें, AUM का ग्रोथ हो रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी, आई वुड से सनराइज इंडस्ट्री है ये, ना कि मैच्योर इंडस्ट्री है। तो हमें भी वो क्लियरली दिख रहा है, इसलिए हमने भी मार्केट में हमने एंट्री की। हमें आगे जाके दिख रहा है कि निवेशकों के लिए दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग इंडिया में हैं। हम लोग इंडिया में इस टाइम पे हैं जहाँ पे आगे जाके वी आर सीइंग सो मच ऑफ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट। और तीसरा, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वी आर इन इंडिया एट दिस टाइम इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। वाह। राइट, ये तीनों फैक्टर्स एक साथ मिलना, इट क्रिएट्स मैजिक, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ वेल्थ अपॉर्चुनिटी फॉर आवर इन्वेस्टर्स एंड ग्रोथ फॉर इंडस्ट्री। सर बजाज म्यूचुअल फंड के क्या प्रोडक्ट्स, क्या प्लान्स है, SIF वगैरह आप लॉन्च करने वाले हो? तो हमारी तरफ से वी वांट टू बी अ फुल फ्लेजेड एसेट मैनेजमेंट फंड हाउस। तो हमारी शुरुआत हुई है मोस्टली ऑन द म्यूचुअल फंड साइड, लेकिन हम धीरे धीरे करके वी विल ऑल्सो बी एक्सपैंडिंग इनटू द ऑल्टरनेट साइड, जैसे कि PMS हो या SIF हो। ये सारे एरियाज में हम ज़रूर एक्सपैंड करेंगे। हमारी म्यूचुअल फंड की प्रोडक्ट बास्केट, अभी तक हमारा फोकस था कि हम पूरा एक बुके ऑफ फंड्स हम लेके आए हमारे निवेशकों के लिए। तो वो मेरे ख्याल से अगले 1-1.5 साल में वी विल बी एबल टू फिनिश दैट। लेकिन उसके साथ साथ हमें और जो नए नए प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि PMS हो या SIF हो, वो भी हम धीरे धीरे करके लॉन्च करेंगे। हमारे ख्याल से ये मार्केट बहुत ही बड़ा मार्केट होने वाला है इन द कमिंग ईयर्स। और यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड हो, अगर एक प्रोडक्ट्स में अगर थोड़े यूनिक प्रोडक्ट्स हम लेके आएँ, और सपोज टेक्नोलॉजी भी काफ़ी अच्छी हो कि निवेशकों को इट इज़ वेरी इजी टू इंटरेक्ट विद या इन्वेस्ट विद यू। काफ़ी सारे नए AMCs भी आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में। जैसे कि जब हमने लॉन्च किया था तब वी वर द 41st प्लेयर। आज के दिन में करीब 50 से AMCs हो चुके हैं, 100 होने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। और इनफैक्ट होंगे भी, क्योंकि हमने देखा है कि ग्लोबली जहाँ पे इतना अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, डेफिनेटली और एसेट मैनेजर्स भी आएंगे। और आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट मार्केट फॉर एवरीबडी। आप कुछ ना कुछ नया लेके आते रहें, निवेशकों के लिए भी नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और नए फ्लेवर के साथ हर एक नई AMC जो आती है कुछ ना कुछ नया लेके आती है मार्केट में। इनफैक्ट जब एक बार वॉरेन बफेट को पूछा गया था कि आपने इतने पैसे कैसे बनाए, तो उन्होंने बोला था आई वॉज बॉर्न इन USA। तो गणेश जी बोल रहे हैं कि हम निवेशक ये बोल पाएंगे थोड़े साल के बाद कि आई एम बॉर्न इन इंडिया, दैट्स व्हाई आई हैव मेड सो मच ऑफ मनी एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आपने एक और बात कही जो डिजिटल या मे बी ऑनलाइन की आपने बात करी, वाव फैक्टर फॉर इन्वेस्टर्स, ईज ऑफ ट्रांजैक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ों के बगैर तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री सफल हो सकती है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इसका क्या असर होगा और इन्वेस्टर्स को कितना इसका फ़ायदा होगा? तो हमने देखा कि एसेट मैनेजमेंट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत ही प्रयोग हो सकता है, लेकिन अभी तक उतना हुआ नहीं था।
तो हमने कहा कि क्यों ना हम ऐसे सिंपल से टेक्नोलॉजी टूल्स लेके आएँ जो हर एक भारतीय उसने उसका इस्तेमाल किया ही होगा। जैसे कि सपोज व्हाट्सएप ले लें आप या क्यूआर कोड से लें, हम्म, सभी लोगों ने इसका प्रयोग किया ही होगा। तो हमने ये तय किया कि हम व्हाट्सएप पे हम पूरी हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी, रिडेम्पशन, एसआईपी हो, नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हो, सपोज आपको अपना स्टेटमेंट चाहिए या एनएवी आपको देखना है या फंड का फैक्ट शीट आपको निकालना है, ये सब कुछ आप घर पे बैठ के अपने व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। क्या बात है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे आप चाहे वो निवेशक हो या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हो, ये सारे ट्रांजैक्शंस घर पे बैठ के अपने आप कर सकते हैं। हम्म, दूसरा हमने क्रिएट किया कि एक क्यूआर कोड जर्नी क्यों ना हम करें, हम्म, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट बन जाता है। अगर एक क्यूआर कोड हमने जनरेट किया, उसमें आपका एआरएन कोड ऑलरेडी एम्बेडेड है, हम्म, तो कोई भी निवेशक आके इन्वेस्ट कर रहा है तो आपके वो कोड में आ जाता है। तो ये जो सिंपल से टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनका बस प्रयोग करते रहें, तो मेरा मानना है कि काफ़ी सारे निवेशक जो हैं उनके लिए हम उनका लाइफ आसान कर रहे हैं, ताकि वो आसानी से निवेश कर सकें और आसानी से अपना वेल्थ जर्नी शुरू कर सकें। सिमिलरली हमने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ये टूल्स दिए हैं ताकि वो भी अपने निवेशकों के साथ इनका प्रयोग कर सकें। और हमारा व्यू है कि अगर हमें इंडस्ट्री को 10 गुना बढ़ाना है लेकिन हमारा कॉस्ट नहीं बढ़ाना है, तो एक ही माध्यम से आप वो कर सकते हैं, जो है टेक्नोलॉजी। वाह। अगर आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया तो आप एक्चुअली स्केल अप अपना बिजनेस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। गणेश जी बोल रहे हैं कि कॉस्ट ना बढ़ाइए, पर स्केल तो जरूर बढ़ना चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो सकता है। और बहुत ही सिंपल वे से आप व्हाट्सएप से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मैं खुद भी बहुत ही शॉक्ड हूँ और खुश भी हूँ कि इतना इजी आई थिंक बजाज म्यूचुअल फंड ने ये सारी चीज़ें कर दी हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी। अ, एक लास्ट सवाल तो बनता है, आजकल मुझे याद नहीं है गणेश जी कि पहले मैं इतना दुनिया में क्या हो रहा है वो ट्रैक कर रही थी। अगर आज की तारीख में हम देखें तो इतनी सारी चीज़ें हो रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है, सबको अपना सुपर पावर दिखाना है। क्या लग रहा है कि इंडिया शाइनिंग स्टोरी बरकरार है? निवेशकों को ग्लोबली इन्वेस्ट करना चाहिए या इंडिया में ही निवेश करना चाहिए? आपके जैसे विज़र्ड को तो ये सवाल मैं पूछे बगैर कैसे जाने दूँ? तो मैं इस सवाल का 2 भाग में आंसर देता हूँ। जी। एक है डोमेस्टिक फैक्टर्स और एक है ग्लोबल फैक्टर्स। अगर आप डोमेस्टिक फैक्टर्स देखेंगे, हमारी खुद की इकोनॉमी देखेंगे, राइट, उसमें एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव्स आज के दिन में निकल रहे हैं, राइट। चाहे वो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट कट हो, जीएसटी में कट हो, टैक्स, इनकम टैक्स कर में जो कट आया है, सीआरआर में जो कट आया है, ये सारे जो हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों को लूजन किए हैं, राइट। तो ये कंजम्पशन को बेनिफिट देते हैं। दूसरी बात है रेनफॉल। इस साल वो काफ़ी अच्छा रहा है, तो अर्बन और रूरल इनकम दोनों बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारा फेस्टिवल सीजन पे वी आर सीइंग वेरी गुड पिकअप। अभी गाड़ियां नवरात्र के पहले दिन बिल्कुल रिकॉर्ड आप ब्रेक देखेंगे कर कि दिया। हर एक कैटेगरी में जो कंजम्पशन जी। कैटेगरीज हैं उनमें दे आर सीइंग सिग्निफिकेंट अपटेक इन Right. फेस्टिव सीजन, राइट। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीजन रहता है हमारे लिए। तीसरा, अगर आप देखेंगे अगले साल 8th पे कमीशन भी आ रहा है, और अगर आप देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस भी रिलेटिवली अंडर कंट्रोल हैं, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव हैं। डोमेस्टिक फैक्टर्स अगर आप देखें, एक ही फैक्टर है जो अननोन है और वो हर दिन बदलते रहता है, जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। नेबर्स हमारे नेबर्स हमारे पास के हो या काफ़ी दूर के भी हो, तो काफ़ी Agree. अनसर्टेनिटी आता है। अगर एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो बनता है वो सर्टेनिटी पे बेस्ड होता है। जी। अगर टैरिफ्स भी हों, अगर वो फिक्स्ड हों, तो लोग फिर उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये बदलते रहता है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो नियर टर्म वॉलेटिलिटी है आज के दिन में मार्केट में। लेकिन अगर आप देखेंगे जब अंडरलाइंग फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हैं और नियर टर्म वॉलेटिलिटी के थोड़े फैक्टर्स हैं, सपोज वो नियर टर्म वॉलेटिलिटी कभी ना कभी सॉल्व हो जाती है, राइट, तो ये जो फैक्टर्स हैं वो पूरी तरह से खिल जाएंगे। तो ये आज के दिन में हमें दिख रहा है कि मार्केट वो थोड़ा स्प्रिंग की तरह है जो पूरा कंप्रेस करके रखा हुआ है एक ही फैक्टर के कारण,
और जिस दिन वो फैक्टर थोड़ा हट जाएगा मार्केट में, काफ़ी वो स्प्रिंग कैन बाउंस बैक। और जब वो बाउंस बैक होता है तब वो बहुत ही शार्प अप मूव हो सकता है। तो मैं कहूँगा निवेशकों को कि डू नॉट पैनिक। सबसे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि डू नॉट पैनिक। आपको ये ट्रस्ट रहना चाहिए कि आपकी खुद की इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपकी लीडरशिप स्ट्रांग है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। नियर टर्म में यस थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है बिकॉज ऑफ ग्लोबल आउटलुक, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ट्रेड, टैरिफ्स, इस सब पे थोड़ा इट्स लाइक अ मार्केट पे थोड़ा धुंध रहता है। कभी ना कभी वो धुंध निकल जाता है, रास्ता एकदम साफ है उसके बाद। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड टेल ऑल द इन्वेस्टर्स की पैनिक करने का मौका नहीं है ये। दिस इज एक्चुअली अ टाइम टू इंक्रीज एलोकेशन। वाह, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया एंड वी आर सो बुलिश ऑन आवर ओन कंट्री। और आज तो और ज़्यादा भरोसा दिला दिया आपने। बस आपके क्लोजिंग नोट, आपके थोड़े बहुत सलाह जो हमारे स्पेशली निवेशकों के लिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, ओवरऑल सारे लोगों के लिए कि भी उनको अपनी फाइनेंशियल जर्नी और वेल्थ क्रिएशन के लिए आगे जाके क्या करना चाहिए। मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से ये कहूँगा कि अगर आपको आपका फ्यूचर ब्राइटर करना है, निवेश करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है अगर आपने कुछ निवेश नहीं किया। राइट, इन्फ्लेशन आप इट ईट्स अवे, इट इज़ लाइक अ टैक्स, इट इज़ अ हिडन टैक्स। तो निवेश अगर आपने नहीं किया है, प्लीज़ स्टार्ट। सबसे पहले वो आपको शुरुआत कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, जितना आप जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपके बेनिफिट में है। तो छोटे छोटे अमाउंट से भी आप शुरुआत करते हैं तो प्लीज़ स्टार्ट। इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। राइट, आपको ये देखना नहीं चाहिए कि अगले 2 महीने में अगर थोड़ा वॉलेटिलिटी है तो मैं उसको रोक लूँगा। वॉलेटिलिटी आपके लिए एक फ्रेंड है, आपका दोस्त है। इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको यू शुड बी यूजिंग दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर एलोकेशन। तीसरी बात मैं कहूँगा कि लोगों को हमेशा देख लेना चाहिए कि जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इक्विटीज़ में या लॉन्गर टर्म के लिए, वो पैसा उनको वही इन्वेस्ट करना चाहिए जो उनको अगले 2-3 साल में नहीं चाहिए। बहुत ही ज़रूरी है ये कि जो सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है उनके पास, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े ऑन नियर टर्म गोल्स। चौथा मैं कहूँगा एक अच्छे सलाहकार के साथ आप काम करें। क्योंकि जब पैसे की बात आती है तब इन्वेस्टर का बिहेवियर और साइकोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक अच्छा सलाहकार वो है जो आपका ही होल्ड्स योर हैंड एट दैट टाइम। जब आप कोई गलती करने वाले हैं वो आपको रोक लेते हैं उस टाइम पे, कि आप मार्केट में जल्दबाजी में, हड़बड़ी में आप कुछ गलती ना करें। और ये गलतियां आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती हैं आपके फिनेंशियल जर्नी में। तो एक सलाहकार, एक अच्छा सलाहकार वो है जो आपको उस टाइम पे आपका हाथ पकड़ के रोक लेता है। Ganesh ji, I just heard that you have launched something on mega trends. Can you please tell us what exactly is that? सो मेगा ट्रेंड्स एक ओशन में जैसे करंट्स होती हैं, उसकी तरह बिजनेसेस में या सेक्टर्स में जो चेंजेस आती हैं जो फ्यूचर को अफेक्ट कर सकें, उन्हें हम मेगा ट्रेंड्स कहते हैं। अच्छा, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो टी फॉर टेक्नोलॉजी चेंजेस, या आर फॉर रेगुलेटरी चेंजेस, ई फॉर इकोनॉमिक चेंजेस, एन फॉर नेचर या एनवायरनमेंट चेंज, डी फॉर डेमोग्राफिक और एस फॉर सोशल चेंजेस। ये जो 6 चीज़ें हैं, TRENDS, ये हर एक कंपनी पे एक प्रभाव करते हैं। राइट, और अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो इनसे फ़ायदा उठा रही है, इट कैन डू वेल इन द फ्यूचर। तो ये एक फ्यूचर ग्रोथ का एक असेसमेंट फ्रेमवर्क है जो बता सकता है कि ये कंपनी या सेक्टर किसी मेगा ट्रेंड्स की बेनिफिशियरी है कि नहीं। अभी इसको हमने हमारे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमने इसका ये स्ट्रैटेजी बनाया। ऐसा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्यों? क्योंकि जब हमने देखा कि मेगा ट्रेंड्स अगर आप अप्लाई करेंगे तो कोई भी कंपनी उसकी बेनिफिशियरी हो सकती है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप भी। तो हमें लगा कि ये राइट कैटेगरी जो इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए होनी चाहिए वो है फ्लेक्सी कैप। ये हमारी सबसे पहली फंड थी जो हमने लॉन्च की थी। तो अभी ये इसके ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं एंड
इस फंड में परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है और इट हैज़ ग्रोन क्वाइट वेल। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि फ्यूचर ओरिएंटेशन अगर किसी निवेश को देखना है कि फ्यूचर में कौन सी कंपनियां अच्छी कर सकती हैं, कौन से सेक्टर्स बेनिफिट ले सकते हैं, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में मेगा ट्रेंड्स उनको देख लेना चाहिए। वाह, आई थिंक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने मैनेज किया है, और काफ़ी निवेशक जो हैं वो यहाँ पे अगर पहली एसआईपी भी शुरू करते हैं तो इंस्टेड ऑफ लार्ज कैप दे आर चूजिंग फ्लेक्सी कैप। और ये मेगा ट्रेंड वाली बात तो सोने पे सुहागा जैसी है। सो थैंक यू वेरी मच, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑन फ्लेक्सी कैप विच यू हैव टेकन, and I think it will truly genuinely benefit all our mutual fund investors. थैंक यू। 4 चीज़ जो गणेश जी ने हमें सिखाई है बिल्कुल भूलना नहीं है। सबसे पहले तो आप शुरू करिए अगर आपने शुरुआत ही नहीं करी है। दूसरा, आप फोकस्ड रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और लॉन्ग टर्म रहिए। तीसरा जो गणेश जी ने हमें बताया वो बोला कि आपके पास जो सरप्लस पैसा है आप उन्हीं को निवेश करिए और थोड़ा 2-3 साल तक तो आप उनको टाइम दे दीजिए। और चौथी चीज़ जो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने हमें समझाई है वो है आपको अगर आप निवेशक हैं तो आपको एक एडवाइज़र, फाइनेंशियल प्लानर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। गणेश जी, आज आपने इतने अपने बिजी शेड्यूल से, आप पूना से यहाँ पे स्पेशली मुंबई आए हमारे पॉडकास्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद दलपा जी, आपने हमें आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे सवाल पूछे एंड मेरा यही आई वुड होप दैट ऑल इन्वेस्टर्स बेनिफिट फ्रॉम दिस। और आप जो टॉक्स कर रही हैं, मेरा ज़रूर मानना है कि मेनी इन्वेस्टर्स वुड हैव सीन द बेनिफिट ऑफ दिस। थैंक यू एंड आई होप ये आगे भी चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। So we had an amazing conversation with Ganesh Mohan ji over mutual funds, finance management, investor psychology and lot more. उनकी जर्नी और एक्सपीरियंसेस से हमने म्यूचुअल फंड की ABCD से लेकर इन्वेस्टमेंट की सारी इंट्रिकेसीज जानी। Whatever we got to know from him is a solid blueprint of wealth creation for you guys. तो जाइए, रिसर्च करिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए स्टेप्स उठाना शुरू कीजिए। रिमेंबर, फाइनेंशियल लिटरेसी इज द न्यू सुपर पावर। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और बिजनेस टाइटन के साथ ऑन दिस पॉडकास्ट मनी की बात अल्पा के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।